मित्रों कैसे हैं आप। तो मित्रों दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं आज अपना टॉपिक। और अब तक देखिए हिस्ट्री के जो हमने वीडियो स्टार्ट करे थे उसमें हमने सबसे पहले तो सिलेबस डिस्कस करा था कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कितना है फर्स्ट पेपर का, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके पास आते हैं 30 नंबर के लिए। दूसरा फिर हमने प्राचीन काल में एजुकेशन, उसके प्रमुख केंद्र, और फिर ब्रिटिश काल में एजुकेशन, ये 2 टॉपिक हम अब तक पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। इसका अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा मित्रों। और आज जो टॉपिक हम न्यू शुरू करने जा रहे हैं वो गुप्त काल साहित्य है। देखो मित्रों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शुरू कर रही हूँ। गुप्त काल क्या होता है, देखिए आपको सबको पता है साहित्य से तात्पर्य जो होता है समाज का एक दर्पण ही होता है, ठीक है। गुप्तकालीन साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। इन साहित्यों से गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती थी। गुप्त काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ कालिदास के साहित्य थे। देखिए कालिदास ने भारत का शेक्सपियर कालिदास को ही कहा जाता है, ठीक है। सब उसकी रचनाओं में महाकाव्य, खंड काव्य व नाटक कहा जा सकता है। कालिदास की रचनाएं गुप्तकालीन नाटक मुख्यतः प्रेम प्रधान होते थे। इन नाटकों का अंत जो होता था वो सुखांत होता था, यानी सुख वाला होता था। पर आप एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ शूद्रक के द्वारा एक नाटक रचित था जिसका नाम था मृच्छकटिकम। इसका अंत जो था वो दुखांत था, ठीक है। कालिदास के नाटकों की बात यह है कि इसमें समाज के उच्च वर्ग के पात्र संस्कृत भाषा बोलते थे, जबकि महिलाएं व निम्न वर्ग के पात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे, ठीक है मित्रों। अब हम बात करते हैं महाकाव्य की। जब किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धियों का वर्णन किसी एक ग्रंथ में प्राप्त होता है तो उसे महाकाव्य कहा जाता है मित्रों, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो रघुवंश, रघुवंश ये 19 सर्गों में विभाजित था और कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है इसे। राम के पूर्वजों की इसमें कहानी थी। कुमार संभव ये 17 सर्गों में विभाजित था, ये भी कालिदास ने लिखा है। कुमार कार्तिकेय की गाथा इसके अंदर मिलती है मित्रों। खंड काव्य फिर 2 भागों में विभाजित है, मेघदूत और ऋतु संहार। तो अगर हम रघुवंशम की बात करें, कुमार की बात करें, है ना, या मेघदूत या ऋतु संहार की बात करें तो ये कालिदास के रचित हैं मित्रों। अब आता है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक, ये भी कालिदास का ही था। ये कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है जो कि 7 अंकों में विभाजित है। इसकी कहानी महाभारत से ली गई है। 17 से अगर हम बात करें 1789 में विलियम जोन्स के द्वारा इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया गया था, ठीक है मित्रों। अब है विक्रमोर्वरियम, ये 5 अंकों में विभाजित है, ये भी कालिदास का नाटक है। मालविकाग्नि मित्रम, ये भी कालिदास का नाटक है मित्रों। और शूद्रक तो मैंने आपको बताया था, शूद्रक का नाटक कौन सा है, मृच्छकटिकम, ठीक है। इसका अंत दुखांत है, ये एक प्रेम कहानी थी चारुदत्त और बसंत सेना की, दोनों का अंत दुखांत है इसका। ये गुप्त काल का एकमात्र ऐसा नाटक है जिसका अंत दुखांत है, बाकी जितने भी नाटक थे उनका अंत सुखांत हुआ करता था मित्रों। नाम ध्यान रखिएगा मित्रों, मेन नाम पूछा जाता है कि कौन सा किसने लिखा है, ठीक है। तो आप एक वीडियो को 1-2 बार सुने पॉज कर चाहे तो अपने नोट्स बना लें। देखिए विशाख दत्त की रचना, इसके द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक 2 पुस्तकों की रचना की गई थी। विशाख दत्त नाम है किसी का, है ना, साहित्यकार का, और उसने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम 2 पुस्तकों की रचना करी थी। मुद्रा राक्षस मित्रों भारत का पहला जासूसी ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। इस पुस्तक से कौटिल्य की योजनाओं की जानकारी मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम में धूप देवी व चंद्रगुप्त द्वितीय के विवाह की जानकारी प्राप्त होती है मित्रों। अमर सिंह की रचना, देखिए अमर सिंह की रचना क्या थी, अमरकोश लिखी थी इन्होंने। इसमें विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इससे प्रमुख प्रसिद्ध अवतार वराह अवतार माना गया है, ठीक है मित्रों। अब है चंद्रगुम्नी, ये बंगाली बौद्ध भिक्षु थे। इसके द्वारा चंद्र का व्याकरण नामक पुस्तक की रचना की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है चंद्र व्याकरण नामक पुस्तक की रचना किसने करी, तो देखो ये तो सिंपल, ये नाम से मिलता जुलता लग रहा है, चंद्रगुम्नी। और इसमें कौन सी धर्म के थे ये, महायान, मैंने आपको पहले बताया था, महायान, हीनयान और व्रजयान 3 शाखाएं थी, ये महायान को मानते थे मित्रों, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, देखिए फिर है वात्स्यायन की रचनाएं। वात्स्यायन की रचनाएं कौन सी थी, इन्होंने पुस्तक व कामसूत्र लिखी थी, ठीक है। तो देखो मित्रों कामसूत्र पे क्वेश्चन आ चुका है, ये किसकी रचना थी, ये वात्स्यायन की रचना थी मित्रों। और कामंदक नीतिसार की रचना थी। देखो कन्फ्यूज़न हो जाता है, कामंदक हमें लगता है कामसूत्र में, ठीक है, लेकिन कामंदक की रचना नीतिसार थी, इन्होंने नीति के बारे में बात करी थी, जबकि वात्स्यायन की रचना कामसूत्र थी मित्रों। अब विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा ने तो मित्रों पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी थी। गुप्त काल में बौद्ध व जैन धर्म के विद्वानों के द्वारा भी पुस्तकों की रचना की गई थी।
देखिए जैन विद्वान की अगर हम बात करें तो आचार्य सिद्धसेन थे उस समय, उन्होंने न्यायोत्तरम नामक पुस्तक की रचना करी थी। बौद्ध विद्वान वसुबंधु के द्वारा अभिधर्म कोश नामक पुस्तक व बुद्ध घोष के द्वारा विशुद्धि महा नामक पुस्तक की रचना की गई थी मित्रों। तो ये तो था मित्रों गुप्त काल का साहित्य जो मैंने आपको बताया। इसमें से आपको याद रखना है कालिदास की रचनाएं क्या थी, ठीक है। एकमात्र दुखांत नाटक था जो ठीक है शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। और बाकी जितने भी मैंने आपको साहित्य बताए, मुद्रा राक्षस के बारे में, अमरकोश के बारे में, ठीक है, विष्णुदत्त की पंचतंत्र की कहानियाँ जो थी उनके बारे में, ठीक है, कामसूत्र के बारे में, नीतिसार के बारे में, इन सब के नाम आप ध्यान रखें मित्रों, इंपॉर्टेंट है। गुप्त एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, 100% है। अब देखिए ये बात हम बात करते हैं आगे गुप्त काल में विज्ञान की तकनीकी। तो देखिए गुप्त काल में विज्ञान भी बहुत काफ़ी मतलब ग्रेट साइंटिस्ट उसमें हुए थे। अब जैसे हम बात करते हैं पुस्तक आर्यभट्टे की, तो यह पटना के निवासी थे। इन्होंने आर्यभट्टे नामक पुस्तक की रचना की, जिसके निम्नलिखित भाग थे 10 गीतिका, गणितपाद, काल क्रियापाद, गोलपाद, ठीक है। देखो नाम भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे, सब गणित के ही हैं 10, ठीक है। गणित तो है ही, काल और गोलपाद है ना। आर्यभट्ट ने ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना था। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था, प्रणाली का। आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने पाई का मान 22/7 बताया, ठीक है। इन्होंने एक सौर वर्ष की लंबाई 365 पॉइंट, ठीक है, 3586805 बताइए। देखो मित्रों उस समय में अगर हम बात करें तो मतलब दूरी को एग्जैक्टली बता पाना, और आज भी अगर देखें तो ये दूरी जब नापी गई तो इतनी मिली है, तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक उपलब्धि थी उस समय की, ठीक है। आर्यभट्ट ने गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ व ज्योतिष माना जाता है इनको। देखिए भास्कर प्रथम की बात करते हैं। इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों का अध्ययन किया और इस पर टीकाएँ लिखी। टीकाएँ मतलब उस पर शॉर्ट में अपनी पुस्तकें लिखी, उस पर पुस्तक लिखी। ये क्या थी? महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य, ठीक है। 3 थी, महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य। अब बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की। देखो वैसे तो कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया है, बट मित्रों न्यूटन से पहले इसकी बात ब्रह्मगुप्त कर चुके थे। ब्रह्म सिद्धांतिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसमें बताया गया है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण की इन्होंने बात की थी। अब देखिए हम बात करते हैं वराहमिहिर की। तो ज्योतिष के इतिहास के प्रसिद्ध हुए। इन्होंने वृद्ध संधिका, वृद्ध जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तकों की रचना करी थी मित्रों। अब देखो पंच सिद्धांतिका के भी खुद के 5 भाग थे, पितामह, वशिष्ठ, सूर्य, रोमक, पॉलिश, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन से थे, पितामह, वशिष्ठ, सूर्य, रोमक और पॉलिश। गुप्तकालीन आयुर्वेद व चिकित्सा के विद्वान धन्वंतरी थे। नागभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय तथा पाल काव्य के द्वारा हस्तायुर्वेद नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ध्यान रखिएगा मित्रों, पूछा जाता है, ठीक है। नागभट्ट ने कौन सी करी थी? अष्टांग हृदय, ठीक है। और आयुर्वेद चिकित्सा के विद्वान धन्वंतरी थे, ठीक है मित्रों। और पाल काव्य के द्वारा हस्तायुर्वेद लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए मित्रों, अगर हम देखें तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में प्रगति हुई। नागार्जुन रसायन व धातु विज्ञान का विद्वान था मित्रों उस समय। यह सिद्ध कर दिया गया था कि सोना, चांदी, तांबा जैसी खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों का इलाज किया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं मित्रों, प्राचीन काल में अगर हम गुप्त काल की बात करें तो काफ़ी अच्छा मतलब साहित्य का विकास हुआ। वहाँ पर नाटकों के ऊपर बात की गई, पुस्तकें लिखी गई, ठीक है। और अगर हम बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई थी मित्रों। आज इतना ही पढ़ेंगे मित्रों। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। और अभी आपको पता ही है 4 और 8 अगस्त को अभी पेपर होने वाला है ही आपका संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड का। अपनी तैयारी करते रहें। साथ ही मैंने स्कूल मैनेजमेंट की भी सारा कोर्स कंप्लीट करा हुआ है, जिसके वीडियो, उसके क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक करवाए थे, और 10 मॉडल टेस्ट पेपर वो भी हुए हैं मित्रों। तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं मित्रों, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।